एक्सरसाइज 11.3 पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात है। देखिए, आपने पढ़ा है कि किसी समतल की मूल बिंदु से दूरी दी गई हो और उस समतल पर अभिलंबवत एकांक सदिश दिया गया हो, तो हम उसका समतल का सदिश समीकरण कैसे लिखते हैं, कितना होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये एक प्लेन ले लें हम लोग यहाँ। अगर इस समतल का मूल बिंदु से दूरी स्मॉल डी हो, साथ ही साथ इस समतल पर मूल बिंदु से अभिलंब एकांक सदिश n कैप हो, तो इसका समीकरण लिखा जाता है समतल का सदिश समीकरण। समतल का सदिश समीकरण। ये प्रश्न के भीतर लिखना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैंने इसको केवल समझाने के लिए यूज किया। आर डॉट n कैप इक्वल टू डी, जहाँ n कैप इस समतल पर अभिलंब एकांक सदिश है और समतल की मूल बिंदु से दूरी है d। ये तो हो गया सदिश समीकरण। और इस समय इसका कार्तीय समीकरण लिखा जाता है। कार्तीय समीकरण यल एक्स प्लस यम वाई प्लस यन जेड बराबर डी, जहाँ यल एम एन ये अभिलंबवत एकांक सदिश का दिक्कोजाएं हैं। जहाँ यल एम एन अभिलंब एकांक सदिश n कैप अभिलंबवत एकांक सदिश n कैप की दिक् कोजाएं हैं। देखिए, इसी समतल का समीकरण हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, आर डॉट वेक्टर n इक्वल टू डी। लेकिन इस समय ये जो n वेक्टर है, ये उस समतल पर अभिलंबवत सदिश है, और ये n कैप था वो अभिलंबवत एकांक सदिश था। एकांक और की है अभिलंबवत सदिश। और इस समय ये जो d होगा, ये इस मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं होगी, अब कि यहाँ d नियतांक होगा। अगर हम लोग इस n वेक्टर को n कैप में बदल दें, कैसे बदलेंगे, इसके परिमाण से इसमें भाग देके, तब दोनों तरफ उतने से भाग देंगे हम। जब परिमाण से वेक्टर n के परिमाण से बाएं भी भाग दे दे, दाएं भी भाग दे दे, तब जब ये वेक्टर n कैप में बदल जाएगा, तो उस समय जो दाहिने तरफ का हिस्सा होगा वही मूल बिंदु से दूरी होगी। तो यहाँ हम लोग देखें कि ये हमारे जो समतल के समीकरण दिए गए हैं वो किस रूप में हैं। अच्छा, इस समय जब ये हम लोग लिखते हैं अभिलंबवत सदिश दिया होता है वेक्टर n, तो इस समय इसका कार्तीय समीकरण लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। चाहे स्मॉल ए बी सी लेते हैं चाहे कैपिटल, लेकिन इस समय ये ए बी सी इस वेक्टर n के दिक् अनुपात है। यहाँ ए बी सी इस वेक्टर n के दिक् अनुपात। तो आइए देखें हम लोग कि इस रूप में हमारे कार्तीय समीकरण दिए गए हैं कि इस रूप में दिए गए। अगर इस रूप में दिया है कोई कार्तीय समीकरण समतल का, तो यही जो x y z के गुणांक हैं, यही उसकी दिक् कोजाएं हो जाएगी। और अगर इस रूप में दिया है तो दिक् कोजाओं को निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा दिक् कोजाएं। तो जैसे ये बी वाले को पहले कर लेते। बी वाले में है, इसके लिए है x
प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ये समतल का समीकरण है। समतल का समीकरण। अब देखिए, अगर ये दिक् कोज्याएं रहती हैं एक्स वाई जेड के गुणांक, तो दिक् कोज्याओं में एक संबंध होता है, यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ देखिए, अगर मैं मानूँ x का गुणांक है 1, y का गुणांक है 1, z का गुणांक है 1, तो यहाँ इनके गुणांकों के वर्गों का योग 1 नहीं आएगा। करणी में 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग करेंगे तो ये यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर बराबर 1 नहीं आएगा। इसलिए ये दिक् कोज्याएं नहीं है 1 1 1, दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात होने पर दिक् कोज्याएं बनानी पड़ती है। कैसे बनाएंगे? इसकी दिक् कोज्या बनाने के लिए करणी में 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, करणी में 3 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z बराबर 1/√3। तो अब यही जो हो गई x y z के गुणांक, यही हो गई दिक् कोज्याएं 1/√3, 1/√3 और 1/√3। और इस समय मूल बिंदु से दूरी यही d के रोल में हो गया दाहिनी तरफ, मूल बिंदु से दूरी हो गई 1/करणी। अब जैसे ये a वाला भाग है, z बराबर 2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते 0 गुणे x धन 0 गुणे y धन 1 गुणे z बराबर 2। तो यहाँ जब हम लोग यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर होगा। यल यहाँ है 0, यम है 0, एन है 1, तो ये आ जाएगा, 1 ही आएगा। यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग धन 0 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 1। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 0 और 1 ये दिक् कोज्याएं हैं, और ये जो 2 लिखा है ये उसके लिए मूल बिंदु से दूरी हो गई। तो इसमें हमें नहीं दिक् कोज्या में बदलना पड़ा, जिसमें दिक् अनुपात, इसमें दिक् अनुपात थे गुणांक जो थे, इसमें दिक् कोज्याएं हैं ये गुणांक। कैसे पता करेंगे? इनके गुणांकों के वर्गों का योग अगर 1 के बराबर आ जाता है तो ये गुणांक दिक् कोज्याएं हैं, और यदि इनके गुणांकों के वर्गों का योग 1 नहीं आता है, जैसे कि इसमें आ गया, गुणांकों के वर्गों का योग भी करेंगे तो आ जाएगा 3। तो गुणांकों के वर्गों का योग 1 नहीं आ रहा है, यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर 1 के बराबर नहीं है, इसलिए वो दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात से दिक् कोज्या बनाने का तरीका यही होता है। अगर दिक् अनुपात ABC हो तो दिक् कोज्याएं हो जाएंगी a/√a² प्लस b² प्लस c², b/√a² प्लस b² प्लस c², और तीसरी दिक् कोज्या हो जाती है c/√a² प्लस b² प्लस c। इसीलिए √a² प्लस b² प्लस c² से भाग दिया जा रहा है, जिससे वो दिक् कोज्या में बदल जाती। यहाँ तो यही दिक् कोज्याएं हो गई, 0 0 1, और मूल बिंदु से दूरी हो गई, मूल बिंदु से दूरी 2। अब जैसे ये C भाग है, ये लिखा है 2x धन 3y ऋण z बराबर 5। तो अब इनके गुणांकों के वर्गों का योग करें अगर, तो होगा 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग, तो हो जाएगा 4 9 13 1 14। ये 1 नहीं आया, यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन एन स्क्वायर के रोल में होता तो 1 आता। तो ये जान लो कि 2 3 और इसका गुणांक ऋण 1
ये दिक् कोज्जाय नहीं है, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात से दिक् कोज्जा बनाने के लिए करड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माने करड़ी में 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऋण 1 का वर्ग, जितना आए उतने से हम भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 4, 9 13, 1 14। करड़ी में 14 से सभी पदों में भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 2 बट्टे करड़ी में 14x धन 3 बट्टे करड़ी में 14y ऋण 1 बट्टे करड़ी में 14z बराबर 5 बट्टे करड़ी में 14। सभी पदों में भाग देंगे बाएं दाएं। तो अब यही जो यहाँ हो गए a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये c, यही हो गई इसकी दिक् कोज्जाएं। दिक् कोज्जाएं आ गई 2 बट्टे करड़ी में 14, 3 बट्टे करड़ी में 14, ऋण 1 बट्टे करड़ी में 14, और मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु से दूरी आ गई 5 बट्टे करड़ी में 14। अब जैसे ये डी वाला भाग है, डी वाला भाग है, समतल का समीकरण है 5y धन 8 बराबर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0x धन 0y, नहीं y वाला तो 5 है, 0x धन 5y धन 0z, और ये जो धन 8 है इसको इस तरफ कर दे ऋण 8। तो यहाँ देखिए, इसको अगर यल माना जाए, ये यम माना जाए, ये यन माना जाए, तो अंडर रूट यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन यन स्क्वायर हो जाएगा। पहले यल स्क्वायर धन यम स्क्वायर धन यन स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर नहीं आएगा। 0 का वर्ग, 0 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये 25 आ जाएगा, 1 नहीं। अगर 1 नहीं है तो ये दिक् कोज्जाएं नहीं है, दिक् अनुपात है। तो अब दिक् अनुपात से दिक् कोज्जा बनाने के लिए अंडर रूट 0 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 0 का वर्ग माने करड़ी में 25 बराबर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0/5x, 5/5y, 0/5z बराबर 8/5। तो ये हो गया दिक् कोज्जाएं, इनके जो गुणांक हैं वही दिक् कोज्जाएं हो गई। एक हो गया 0/5 मीन्स 0, 5/5 का मतलब 1, 0/5 का मतलब 0, और मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी, ये दूरी है, ये ऋणात्मक नहीं होती इसलिए ऋण चिन्ह छोड़ देंगे, केवल 8/5। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k पर अभिलंब है। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी दी गई है। तो देखिए जो 2 फार्म लिखते हैं, ये r.n = d, इस समय ये दाहिने पक्ष का d मूल बिंदु से दूरी ही होता है, लेकिन ये n समतल पर अभिलंब एकांक सदिश होता है। और अगर ये लिखा होता है समतल का समीकरण इस तरह से r.n = d, तब ये d मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं होती, और इस समय ये जो वेक्टर n है ये उस समतल पर अभिलंब सदिश है, वो समतल पर अभिलंब एकांक सदिश, ये समतल पर अभिलंब सदिश। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी ही दी गई है, इसलिए ये वाला नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें ये जो दाहिना पक्ष है d, ये मूल बिंदु से दूरी नहीं होता है। जब हम इस वेक्टर n को n में बदलेंगे, इसके परिमाण से दोनों ओर भाग दे करके, तब उस समय जो दाहिना पक्ष होगा वो मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दूरी दी गई है, अर्थात इस समीकरण में d का मान दिया है, लेकिन ये जो n है एकांक सदिश n वो नहीं दिया है, वो यहाँ सदिश के रूप में दिया। तो इस समीकरण का उपयोग करने के लिए हमें इसको इसके एकांक सदिश में बदलना पड़ेगा।
तो अभिलंबवत एकांक सदिश निकाल लें यहाँ n कैप। वो कैसे पता चलेगा? इस सदिश में इसके परिमाण से भाग देखो, √3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग माइनस 6 का। तो ये n कैप आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6 के बटे 25, 9, 34 और 36 हो जाएगा 70। इसलिए समतल का समीकरण हो गया यहाँ r डॉट, ये n कैप के स्थान पर हो गया 3i प्लस 5j माइनस 6 के अपान करड़ी में 70 बराबर मूल बिंदु से दूरी जो d होती थी वो 7 दिया। यही हो गया समतल का समीकरण। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, कार्तीय समीकरण ज्ञात करने का बड़ा सिंपल तरीका है। उसमें जो सदिश दिए गए होते हैं उनको हमें मान लेना पड़ता है i j k के फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म। तो इसमें ये जो r होता है, एक बिंदु P लिया गया रहता है, उसी का स्थित सदिश है। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग x, y, z मानते हैं। इसलिए ये जो r वेक्टर का मान लिखते हैं हम लोग, वो हमेशा लिखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब r के स्थान पर यही रख दें हम लोग, तो आ जाएगा सबका कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय समीकरण। जैसे ये लिखा है r डॉट i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। तो r के स्थान पर हो जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट हो गया i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। अब ये डॉट गुणन कर दीजिए। डॉट गुणन करना आप सीखे हैं, i के गुणांक का i के गुणांक से, j के गुणांक का j के गुणांक से और k के गुणांक का k के गुणांक से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। यही समतल का कार्तीय समीकरण हो गया। ऐसे सब में ये जो बिंदु P का स्थित सदिश होता है, ये वेक्टर r xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दे इसमें, तो इसका कार्तीय समीकरण आ जाएगा। इसमें भी r के स्थान पर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दे तो उसका भी कार्तीय समीकरण आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो समतल हमें दिए गए हैं, इन समतलों पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक निकालने। तो मान लेते हैं जैसे ये पहला वाला समतल है, चौथे का पहला, ये हो गया कार्तीय समीकरण है इसका, समतल का कार्तीय समीकरण। ये है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। अब ये जो समतल का समीकरण है ये कार्तीय रूप में है। इसको अगर हम लोग सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखेंगे, तो सदिश रूप में लिखने के लिए इसका समीकरण हम इन्हें अगर दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो ये लिखा जाएगा सदिश समीकरण ऐसे आएगा इसका, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i
प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 12। अगर इनका आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो यही आएगा, ये x का 2 से प्लस y का 3 से प्लस z का 4 से। तो ये उस जिस समतल का कार्तीय समीकरण है उसका हम लोग ये सदिश समीकरण कह सकते हैं, या इसी को हम लोग लिखते हैं r वेक्टर। वेक्टर r 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब अगर हम इससे इसकी तुलना करें r डॉट वेक्टर n इक्वल टू 12, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये उस समतल का समीकरण है जिस पर अभिलंबवत सदिश है ये n वेक्टर का मान, n वेक्टर का मान। तो अभिलंबवत सदिश हमें दिया गया है। ये मान लीजिए कि हम समतल को बना लेते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये ऐसे समतल, ये O है। तो इस पर अभिलंबवत जो सदिश है वो अभिलंबवत सदिश ऐसे आएगा, वेक्टर n, ये वेक्टर n हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अच्छा, मान लेते हैं कि मूल बिंदु से जो लंब खींचा गया उस लंब का पाद x y z है। माना मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद का निर्देशांक x, y, z। तो मान लीजिए यही मूल बिंदु से हमने लंब खींच दिया, ये मूल बिंदु से लंब खींचा और इस लंब के पाद का ऐसे लंब है, ये ऐसे समझ लीजिए। तो मूल बिंदु से खींचे गए लंब का पाद का निर्देशांक हो गया x, y, z। ये सपोज करो कि P है, लंब के पाद का निर्देशांक है x, y, z, जो कि P पॉइंट का निर्देशांक है। तो ये हम लोग OP वेक्टर लिख सकते हैं। OP वेक्टर हो जाएगा xi प्लस yj प्लस z के। ऐसा करते हैं, इसमें x, y, z पहले आ चुका है, इसलिए ये जो निर्देशांक है लंब के पाद का x1, y1, z1 ले लेते हैं, x1, y1, z1। तो निर्देशांक x1, y1, z1 होने पर OP का ये स्थित सदिश हो जाएगा। अच्छा, ये भी जो n है, वेक्टर n, यह भी इस समतल पर अभिलंब सदिश है। अब देख लीजिए, यह भी अभिलंब सदिश है और ये दिया गया अभिलंब सदिश है। n भी उसी पर है अभिलंब सदिश। n की वैल्यू ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक ही समतल पर ये दोनों अभिलंब सदिश हो गए। तो अगर एक ही समतल पर दोनों अभिलंब सदिश होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। इस प्रकार वेक्टर OP और वेक्टर n ये पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो। आपने सीखा है कि दो समांतर वेक्टर के जो गुणांक होते हैं वो समानुपाती होते हैं। ये आपने सीखा है कि यदि एक वेक्टर हो a1i प्लस b1j प्लस c1k और दूसरा वेक्टर हो a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये दो वेक्टर दिए गए हैं i j k के फॉर्म में। अगर वेक्टर a और वेक्टर b समांतर हैं तो लिखा जाता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। तो यहाँ भी एक ही समतल पर ये दोनों समांतर हो गए, इसलिए इनका गुणांक x1 बटे 2 बराबर होगा y1 बटे 3 बराबर z1 बटे 4। और इनको हम लोग कोई संख्या में मान लेते हैं, कोई एक नियतांक है। अब इसे जब लेंगे x1/2 इक्वल टू m, तो x1 बराबर आ जाएगा 2m, y/3 इक्वल टू m, तो y बराबर y1 है, y1।
y1 बराबर 3m, और इसी तरह z1 बराबर आ जाएगा 4m। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए कि ये जो x1 y1 z1 है ये इसी समतल पर है। चूँकि x1 y1 z1, अब इसका हम लोग निर्देशांक ये लिख सकते 2m 3m 4m, ये समतल पर स्थित है। किस समतल पर? ये समतल। चाहे इस रूप वाला समतल ले ले, चाहे इस रूप वाला समतल xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 12 पर स्थित है। तो अगर ये बिंदु इस समतल पर स्थित है तो इस बिंदु से ये समतल का समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो संतुष्ट करा देंगे, x y z की जगह 2m 3m 4m रख देंगे तो ये आ जाएगा 2mi फिर 3mj प्लस 4mk डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 12। तो ये गुणा करेंगे अब हम लोग, डॉट गुणन i के गुणांक का i के गुणांक से, j के गुणांक का j के गुणांक से, k के गुणांक का k के गुणांक से, ये हो गया 12। तो ये आ गया 16 9 25 4 29 m बराबर 12, इसलिए m बराबर 12/29। अब इसलिए इसका निर्देशांक हो गया, देखिए x1 बराबर आ गया 2m था तो 2 गुणे 12/29 आ गया 24/29। y1 था 3m और m की वैल्यू आ गई 12/29, इसलिए ये हो गया 36/29। z1 बराबर था 4m तो 4 गुणे 12/29 ये हो गया 48/29। तो लंब के पाद का निर्देशांक ये माने थे हम लोग x1 कामा y1 कामा z1, अब आ गया 24/29 कामा 36/29 कामा 48/29। इस तरह से हम लोग लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो शेष इसके और भी जो पार्ट है उनको आप इसी तरह से कर लीजिएगा। पहले हम दिए गए कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में बदलेंगे। सदिश समीकरण में बदलने के बाद में ये देखेंगे कि उस समतल पर अभिलंबवत ये बन जाता है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक अपने तरफ से बिंदु ले ले और कहे कि इसी बिंदु पर ही आ करके मूल बिंदु से लंब का पाद आया है यहीं, तो एक और अभिलंब सदिश हम लोग स्थित सदिश की सहायता से निकाल सकते हैं। तो एक स्थित सदिश माने गए कोऑर्डिनेट के हिसाब से, एक समतल में हमें दिया है कि हमारा समतल इसके अभिलंब है, तो इस दोनों का एक दूसरे से देखेंगे संबंध तो पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल वाला संबंध लगा देंगे।